अगर मैं आपसे कहूं कि अटलांटिक समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के 1500 लोगों को बचाया जा सकता था तो क्या आप मानेंगे? नहीं, लेकिन ये सच है। मैं आपको बताता हूं। 112 साल पहले बनाया गया ये शिप उस समय में दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला शिप था टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम RMS यानी रॉयल मेल स्टीमर था। इस जहाज को बनाने में 3 साल लगे थे और 3000 वर्कर ने बनाया था। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। यह 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर था। टाइटैनिक को बनाने में जो लग्जरियस आइटम इस्तेमाल किए गए बहुत महंगे थे। उस जमाने में टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन के बराबर हैं। यानी इसे बनाने में 3,355 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च हुए थे। शिप के अंदर की फैसिलिटी, डेकोरेशन एंड इंटीरियर ऐसे बने थे जिसके आगे 5 स्टार होटल भी फीका पड़ जाए। टाइटैनिक जहाज में एक भव्य सीढ़ी, एक स्विमिंग पूल, एक जिम, स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और 2 लाइब्रेरी थी। टाइटैनिक को बनाने में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये कभी भी नहीं डूब सकता था। इसे बिल्कुल द अनसिंकेबल माना जाता था। टाइटैनिक को बनाया था द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने, जो एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। टाइटैनिक को बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट किया गया और टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में समुद्र में 150 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जिसके बाद टाइटैनिक वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट सफल रहा। फाइनली वो दिन आ गया जब टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होना था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1912 और उस समय रात के 12 बजे थे जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। टाइटैनिक के सफ़र के 2 दिन बाद जब टाइटैनिक जहां से गुजर रहा था वहां बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे, जिसकी उन्हें पहली वार्निंग दी जाती है। इन वार्निंग को मिलने के बाद टाइटैनिक इन बर्फ़ के पहाड़ों से बचती है, लेकिन स्पीड कम नहीं करती। टाइटैनिक की स्पीड थी 41 किलोमीटर प्रति घंटा और इसी रफ्तार से टाइटैनिक आगे बढ़ता है अपना सफ़र पूरा करने के लिए, लेकिन किसे पता था ये सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। फिर 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन और उनके क्रू मेंबर इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है। इसलिए वे टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते और टाइटैनिक अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और तापमान नीचे गिरता है और उस रात चांद बाहर नहीं आया था और बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी, जिससे अंधेरा काफ़ी था और इसे इत्तेफाक कहें या उस रात की खास बात। अब आगे बढ़ते हैं। जहाज के ऊपर एक क्रो नेस्ट होता है जो काफ़ी ऊंचाई पर होता है, एक ऐसी जगह जहां पर खड़े होकर दूर तक दिखाई दे, जिससे पता चले कि कोई ट्रैफिक तो नहीं या कोई ऑब्स्ट्रक्शन। तेज हवाएं चल रही थी और दूर का साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक फेडरिक फ्लिट नाम का बंदा क्रो नेस्ट में बैठा था और उस वक्त हो रहा था रात के 11:39 पर। फिर वह अचानक से देखता है कि एक बड़ा आइसबर्ग आगे है। वो सिग्नल देने के लिए जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है और फ़ोन उठाकर कॉल करता है उस शिप पर ऑफिसर को और चिल्लाकर बताता है कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को लेफ्ट की तरफ मोड़ो। फिर ऑफिसर इस ऑब्स्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज़ को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग 200 बाय 400 फीट यानी एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और इस आइसबर्ग की हाइट क्रो नेस्ट तक थी। साइंटिस्ट का एस्टिमेट था कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग से टाइटैनिक का टकराव बो के पास हुआ। वो जहाज़ का ये हिस्सा होता है जो आप देख रहे हैं। इस टक्कर से टाइटैनिक में एक बड़ा छेद हो गया। टकराव के कुछ समय बाद एडवर्ड स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू तुरंत पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि जहाज़ को कितना नुकसान हुआ है, और उन्हें पता चला कि इस जहाज़ को बचाया नहीं जा सकता। इस जहाज़ में 2 मेन सेफ्टी फीचर्स। पहला, जहाज़ के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जहाज़ की मेन बॉडी को कहा जाता है। इसका मतलब जिस जहाज़ में 2 लेयर लगी थी और इनमें से एक लेयर टूट भी गई तो एक लेयर बचा लेगी। और दूसरा सेफ्टी फीचर्स ये है कि जहाज़ की मेन बॉडी यानी जो हल है उसे 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जिसके अगर 4 पानी से भर भी जाए तो जहाज़ पानी में तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग से टकराने से जो इम्पैक्ट हुआ था वो शिप के साइड में हुआ था, जिससे डबल बॉटम हल किसी काम का नहीं रहा। और क्योंकि साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी, और दूसरा जो टाइटैनिक के टकराने से जहाज़ को इम्पैक्ट हुआ था वो इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी भर चुके थे और लिमिट सिर्फ 4 की थी। 6 कंपार्टमेंट भरने का मतलब है जहाज़ को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। फिर टाइटैनिक के सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं
और टाइटैनिक को टकराए 40 मिनट हो चुके थे। फिर 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वो एक सिग्नल पकड़ लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आरएमएस कारपेथिया पास था मगर फिर भी 160 किलोमीटर दूर था और ये अपनी टॉप स्पीड पर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तब भी इसे पहुंचने में 3.5 घंटे लगेंगे। यहीं दूसरी तरफ बाकी क्रू मेंबर रॉकेट छोड़ते हैं, फ्लेयर जलाते हैं ताकि कोई जहाज के पास होगा तो शायद बचा ले, लेकिन आरएमएस कारपेथिया के अलावा किसी जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तभी कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को बचाया जाए शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट में बोर्ड करने की, लेकिन जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तब उसमें 28 लोग थे जबकि उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी और इधर टाइम के साथ साथ शिप का एक एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया और जहाज झुकने लगा। पहले टाइटैनिक में लोगों को विश्वास था कि उनकी जान बच जाएगी क्योंकि उन्होंने टाइटैनिक के बारे में सुना था कि ये अनसिंकेबल जहाज है, लेकिन रात के 1 बजे तक आगे वाले कंपार्टमेंट में इतनी पानी भर चुका था कि जहाज आगे से झुकने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर को रियलाइज होने लगा कि ये डूब सकता है और फिर लोगों में हड़बड़ी मच गई। लोगों में एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि शिप पर लाइफ बोट सिर्फ 20 थी और लोगों की संख्या 2200। रात में 2:05 पर आखिरी बोट पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग बाकी थे। इस बीच कुछ लोगों ने कोशिश करी कि लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया और जहाज में ही रुके रहे और 2:20 पर जहाज के 2 टुकड़ों में बट गया और फिर धीरे धीरे पानी में अंदर डूब गया और 2 घंटों 40 मिनट में ही कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे, या तो वो पानी में डूब गए या जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर में अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से। इधर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जो अंत में अपने जहाज के साथ डूब गए थे उनकी आज तक बॉडी नहीं मिली। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गोली चलाकर। और आरएमएस कारपेथिया जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 के आसपास, लेकिन जो लोग लाइफ बोट में निकल गए थे टाइटैनिक से करीब 705 लोग, उन्हें आरएमएस कारपेथिया सफिशिएंटली बचा लेता है और 10 अप्रैल से स्टार्ट हुई द अनसिंकेबल टाइटैनिक की कहानी 14 अप्रैल को समाप्त हो गई। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि टाइटैनिक के लोगों को बचाया जा सकता था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। टाइटैनिक के इस दिल दहला देने वाले घटना के बाद लोग बहुत प्रभावित हुए और बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कई इन्वेस्टिगेशन कराई गई और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस रात एक और जहाज मौजूद था जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, जो सही वक्त पर पहुँच सकता था टाइटैनिक के लोगों को जान बचाने के लिए। उस जहाज का नाम SS कैलिफोर्नियन था। टाइटैनिक के टकराने से 1 घंटे पहले आइसबर्ग की वार्निंग SS कैलिफोर्नियन जहाज की तरफ से ही आई थी। उन्होंने कहा था कि सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग हैं। फिर उस रात करीब 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया था। कैलिफोर्निया जहाज रात के लिए रुक गया था। वह खतरे को देखते हुए आगे नहीं जाना चाहता था। SS कैलिफोर्निया जहाज रात को रुक गया था, रेडियो ऑफ था। यही कारण था कि डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया। कैलिफोर्निया जहाज इतने नज़दीक था कि जो लोग टाइटैनिक पर ऊपर थे वे इस कैलिफोर्निया जहाज को देख सकते थे, लेकिन कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट उड़ाए गए और फ्लेयर छोड़े गए। रात के करीब 12 बजे के बाद कैलिफोर्निया जहाज पर जो टीम मेंबर मौजूद थे उन्होंने रॉकेट और फ्लेयर देखे थे और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन उस जहाज के कैप्टन ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है। टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने उन रॉकेट और फ्लेयर को सीरियसली लिया होता तो लगभग सभी लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह ये रेडियो ऑन करते ही जब उन्हें SOS कॉल मिलते हैं टाइटैनिक से, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखी। जब बाद में इंक्वायरीज करी गई तो इन्वेस्टिगेशन में तब कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डाला गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इतनी बड़ी डिजास्टर में सिर्फ किसी एक आदमी पर ब्लेम नहीं डाला जा सकता। और भी लोगों की गलती थी, जैसे कि टाइटैनिक पर लाइफ बोट की कमी थी, मतलब सफिशिएंट लाइफ बोट रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि जिस कंपनी टाइटैनिक को बनाया था उन्हें पता था कि यह कभी डूब नहीं सकता। और दूसरी चीज, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, उन्होंने सेफ्टी ड्रिल तक कंडक्ट नहीं कराई थी। जिस रात टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी थी। तीसरी बड़ी गलती, स्टीयरिंग व्हील्स पर मौजूद स्टीयरमैन रॉबर्ट हिचन्स की। उस रात जब उन्होंने ऊपर से संदेश आया कि सामने एक आइसबर्ग है, फिर ऑफिसर डेक पर मौजूद थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ो, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचन्स ने उस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट साइड की तरफ मोड़ लिया। ये उल्टी डायरेक्शन आइसबर्ग के करीब ले जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये है द अनसिंकेबल टाइटैनिक की कहानी।